नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम नक्षत्र प्रभाव। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है बुध, गुरु और शुक्र की। कल हमने सूर्य, चंद्रमा और मंगल के प्रभाव को जाना था। कन्या राशि के अंतर्गत भाव है प्रथम और नक्षत्र हैं उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। चलिए बिना विलंब किए जान लेते हैं इन ग्रहों का प्रभाव प्रथम भाव में, और वो भी नक्षत्र हैं उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी की। तो इसके प्रभाव को मैं पुनः, कल मैंने बताया था, पुनः एक बार दोहरा देता हूं आपको ताकि ये याद रहे, ध्यान में रहे। अर्यमा इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता हैं। नक्षत्र दशानाथ सूर्य हैं। और देखा जाए तो इस नक्षत्र का जो प्रभाव जातक के व्यक्तित्व पर पड़ता है, इस नक्षत्र का जो प्रभाव है वो है साफ दिल। अवश्य क्रोधी होगा क्योंकि सूर्य के प्रभाव का नक्षत्र है। सत्यवक्ता, दूसरों का काम भी अगर करे तो दिल से करे, ईमानदारी से करे। कुशाग्र तो कहना ही नहीं। यह अलग बात है कि इतना कुशाग्र और इतना बुद्धिमान कि कोई इसकी गलती का यकीन भी दिलाए तो ये मानने को तैयार ना हो। भाग्य का खूब साथ मिले, ईमानदार हो और जो भी कार्य करे पूरी गंभीरता के साथ। धनवान हो, धन इकट्ठा करने वाला हो। हालांकि दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये इतना व्यवहार कुशल होगा कि दाम्पत्य जीवन को भी संभालेगा और खूब धन अर्जित करेगा, खूब धन कमाएगा। स्वास्थ्य के मामले में मामूली कुछ परेशानियां, ऐसे सिर दर्द, अपच इत्यादि की शिकायत। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जानिए कि कन्या इस राशि के अंतर्गत जो नक्षत्र हैं, यानी उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी के 3, हस्त के 4 और चित्रा के 2, इन्हीं 9 चरणों को मिलाकर कन्या राशि का निर्माण है। अब देखा जाए तो कन्या ये राशि, देखिए ध्यान से समझिएगा, यह विषय बेहद गंभीर है। और अगर आपको ज्योतिष की गहराइयों में उतरने का शौक है तभी आप इस विषय को देख रहे होंगे, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। अब मैं आपको बताऊं कि कन्या, पहले इस राशि के प्रभाव को जरा समझिए। मूलतः देखा जाए, मोटा मोटी स्थूल अगर हम चर्चा करें तो कन्या मैनेजमेंट है। स्त्री का स्वभाव कैसा होता है, अगर कन्या राशि को समझना है तो आपको बहुत ज्योतिष लगाना ही नहीं है। ज्योतिष इतना सहज और सरल ऐसे ही तो है। आपको क्या करना है, एक स्त्री का स्वभाव समझिए। स्त्री भी कौन, आप यूं समझ लीजिए, एक बहू। अगर आपके घर में बहू है, आई हुई है, तो बहू का स्वभाव जो है बस लमसम कन्या का वही स्वभाव समझ लीजिए। हर चीज उसे मैनेज करना है। हो सकता है वक्त पर खाना खुद खाई हो या ना खाई हो, पर हर चीज उसे मैनेज करना है, सबको लेकर चलना है। अब अपनी बातें किससे कहे, तो इधर से उधर अपनी बातें कह करके क्रोध बहुत दिखा भी नहीं सकती। तो दूसरी बहू के बारे में अगर कुछ इधर उधर की बातें उसको सुनने में आई तो उसी में खुश होकर के वो और मेहनत से काम करे। बस इतना ही तो आपको जानना है, अलग तो आपको कहीं कुछ देखना ही नहीं। अपने घर में देखिए, बहू का जो स्वभाव है वही कन्या का स्वभाव है। अब देखिए, अगर सूर्य, चंद्रमा और मंगल के प्रभाव को आपने जान लिया है तो अब बुध के प्रभाव को जरा समझिए। अगर बुध यहीं पर लग्न में है, आप जानते हैं ये योग भी है, मालव्य योग बनता है। अब यहां पर बुध कौन है, तो बुध यहां पर कर्मेश और लग्नेश बनकर के स्वयं लग्न में होंगे। जैसा मैंने कहा, ये सूर्य का नक्षत्र है। अब सीधी सी बात है कि बुध कौन है, तो बुध युवराज है। अब कर्मेश और लग्नेश बनकर के लग्नगत हों तो सीधी सी बात है कि जातक का जो व्यक्तित्व देखने को मिलेगा वो अद्भुत तो होगा ही होगा। साफ दिल,
इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन सूर्य के नक्षत्र में है, युवराज है, अपने घर में है, उच्च का है, फलतः थोड़ा क्रोधी भी होगा, सत्यवक्ता होगा। और आप एक जरा बच्चे के स्वभाव को देखकर मुझे बताइए कि क्या उसकी गलती को का यकीन आप दिलाएंगे तो वो मान जाएगा? और बच्चा कैसा होता है? कुशाग्र बुद्धि का होता है, जिद्दी होता है, पर भाग्यवान है। सीधी सी बात है, उच्च राशि में बैठा है, ईमानदार है। बच्चे मूलतः ईमानदार ही होते हैं। व्यक्तित्व को जोड़िए और देखिए प्रभाव को। यहां धन इकट्ठा करने की चर्चा है। अब देखा जाए तो अलग अलग लोगों की अलग अलग चाहतें, मूलतः धन कमाने की चाहत होगी ही। दाम्पत्य जीवन में कलह भी कई बार देखने को मिलेगा। उसके पीछे रीजन है कि बाहर वालों का काम करना है, बाहर वालों का काम वक्त पर पूरा करके देना है, फलतः कई बार घर वालों को समय ही नहीं दिया। और धन कमाने की चाह में कई बार तो अपने स्वास्थ्य तक का ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य को भी कमजोर कर लिया। यह प्रभाव देखने को मिलेगा यदि यहां पर बुध आपको दिखाई पड़े। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह भद्र महापुरुष होगा, योग होगा आपकी कुंडली के लिए। यानी आप कन्या लग्न के हैं तभी आप ये प्रभाव देख रहे होंगे, और उसमें भी विशेष रूप से जब बुध हैं तो ये भद्र महापुरुष योग, और उसमें भी ये 3 चरण, उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण में हैं, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मैं पुनः बाकी के जो 2 नक्षत्र हैं उनमें पुनः बुध की चर्चा आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इसी उत्तरा फाल्गुनी में जरा हम गुरु के प्रभाव को समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति भी यहां पर 2 केंद्रों के स्वामी हैं। अब देखा जाए तो वो सुख और सप्तम के स्वामी होकर के लग्न में होंगे। सामान्य शब्दों में ज्योतिषीय तथ्यों के आधार पर इसको कहें तो इसे केंद्राधिपति दोष कहा जाता है। 2 केंद्रों के स्वामी होकर के ही केंद्र में अपनी राशि में न होकर के दूसरी राशि में होना, दूसरे भाव में होना, उन्हें केंद्राधिपति दोष लगा देता है। लेकिन जरा गौर से समझने का प्रयत्न करिए। यहां 2 केंद्रों के स्वामी होकर के गुरु लग्न में हो तो कहना नहीं कि ऐसा जातक निसंदेह बेहद अद्भुत। बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। कन्या का जो प्रभाव और स्वभाव है वो मैनेजमेंट है, हर चीज को संभाल लेना। और गुरु कौन है? परिमार्जित ज्ञान, वो ज्ञान जो सर्वोपरि है। अब जरा सोच के देखिए कि सब कुछ बहुत सिले सिलेवार ढंग से भी कर रहा हो, दिल भी उसका साफ हो, सबका हित भी चाहता हो, और ज्ञान में तो अग्रगण्य हो ही। अब आप इस व्यक्ति की व्यक्तित्व की कल्पना करिए, क्या अद्भुत होगा। यानी आपकी जन्म कुंडली में दिखाई पड़ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग्नगत कन्या राशि में। अब सामान्य शब्दों में कहूं तो इसे केंद्राधिपति दोष माना गया है। केंद्राधिपति दोष पर भी मैंने बृहद चर्चा करके आपको बेहद जबरदस्त तरीके से समझा दिया है। आज यहां उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, परंतु लग्नगत गुरु से कितना अच्छा प्रभाव है वो भी आपको जानना चाहिए। केंद्राधिपति दोष क्यों है ये मैंने बताया हुआ है, लेकिन गुरु यहां कितना बढ़िया प्रभाव दे सकते हैं वो भी सुनिए। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जातक सुख की चाह वाला होगा, जातक समाज के मध्य सबों के बीच रहने वाला और समाज में पूज्य भी होगा, अपनों का उसे खूब प्यार भी मिलेगा। और भाग्य का तो कहना ही नहीं। लग्न में अगर देवगुरु हैं, सीधी सी बात है वो दिग्बली हैं, तो क्या ऐसे जातक के भाग्य पर भी कोई प्रश्न उठाया जा सकता है? सवाल है ना, जवाब है नहीं। उसके भाग्य पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ईमानदार होगा, गंभीर होगा, और धन की चाहत भी रखता होगा, धन प्राप्त भी करेगा, दाम्पत्य भी उसका सुखद होगा, और व्यवहार कुशलता तो उसकी कहे नहीं। कौन ऐसा है जो उसके कार्यों का, उसकी बुद्धि का, उसके मैनेजमेंट का मुरीद न हो जाए? स्वास्थ्य के मामले में कुछ अपच की शिकायत दिखाई जरूर पड़ेगी, खान पान पर नियंत्रण जरूरी है। अब वहीं पर अगर सूर्य के इसी नक्षत्र में शुक्र हो तो कैसा प्रभाव हो? अब ध्यान से समझिएगा। शुक्र को यहां पर नीच कहा गया है। शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। अब एक और चीज हमें समझना है कि यहां पर शुक्र भाग्य के स्वामी होंगे और धन के स्वामी होकर के लग्नगत होंगे। सामान्य प्रभाव क्या हमें दिखाई पड़ता है कि वो नीच के हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं है। सूर्य के नक्षत्र में हैं तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। निसंदेह ऐसा जातक साफ दिल का होगा, सत्यवक्ता होगा, नेक दिल तो होगा ही होगा, परंतु कई बार अपना हित करने के चक्कर में, कई बार अपना बेहतर करने के चक्कर में ऐसे लोगों पर भी भरोसा कर लेगा जिस पर उसे भरोसा नहीं करना चाहिए। भाग्य का साथ तो इसे मिलेगा, पर फिर भी उसको लगातार जूझते रहना होगा, और जूझते रहने के कारण उसका भाग्य निसंदेह बुलंद ही कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी होगी। एक कमाल की बात आपको बताता हूं, कन्या राशि जो है वो, मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर
स्त्री की कुंडली में ये लग्न है, लग्न ही कन्या लग्न है, तो बेहद अद्भुत, उस स्त्री का जो व्यक्तित्व है वो बेहद अद्भुत होगा, क्योंकि कन्या लग्न और कन्या है वो स्वयं। लेकिन एक पुरुष का जब कन्या लग्न हो जाए तो उसके भी हाव भाव, स्वभाव, प्रभाव में कुछ स्त्रियोचित कोमलता आने लगती है, दिखाई साफ साफ पड़ता है। आप किसी भी कन्या के पुरुष को देख लीजिए। अब ऊपर से लग्न में ही अगर शुक्र हो जाए, अब जरा सोच के देखिए, स्त्रियोचित गुणों से युक्त एक पुरुष को क्या एक स्त्री बहुत पसंद कर सकेगी? जवाब है ना। यहां पर शुक्र का लग्नगत होना इसलिए कुछ मामलों में ठीक नहीं है। कुछ मामलों में लोग इस लग्न, ऐसी स्थिति वाले शुक्र के जातक का, यहां भाग्येश होकर के शुक्र लग्न में है, लेकिन कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए जाएंगे आप। भाग्य आपका होगा, मेहनत आपका, पुरुषार्थ आपका, परिश्रम आपका, लोग आपसे लाभ भी ले लेंगे और आपकी प्रशंसा तक नहीं करेंगे। स्वास्थ्य में भी कमोबेश परेशानी होगी। और एक और बात, अगर कहीं इसमें एक बुरी लत यह भी है कि आप इधर की बात उधर कर देते हैं, सबसे अपना दिल खोल के रख देते हैं, तब तो बड़ा ही मुश्किल है। ये आपको नहीं करना होगा। अपना दिल हर किसी के सामने खोलकर मत रखिए। अपनी बातों को, अपने भेद को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए, अपने भीतर दबाए रखने का प्रयत्न करिए, तब जाकर के कुछ बात बनेगी। गौर करिए कि एक साधारण तर्क हम उसे दो तरह से समझते हैं। निसंदेह शुक्र यहां भाग्येश होकर के लग्न में बैठे हैं, धनेश होकर के लग्न में बैठे हैं, तो साधारण प्रभाव क्या कहता है कि ऐसा जब तक भाग्यवान होगा, धनवान होगा, 100%। नीच के होकर के बैठे हैं तो हम प्रभाव को थोड़ा खराब कह सकते हैं, कमजोर कह सकते हैं। लेकिन मूलतः देखा जाए तो अगर सूक्ष्मता से जाएंगे तो ऐसा जातक होगा बहुत बढ़िया, दिल का बहुत अच्छा होगा। अगर आपने इसका अहित किया है, ध्यान से सुनिए, इसकी अच्छाई सुनिए, आपने इसका अहित किया है और अभी अभी आपको दर्द हुआ, तो ये भूल जाएगा कि आपने इसका अहित किया है, आपके दर्द में सम्मिलित हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं दिल का राजा, सबकी मदद करना, लेकिन हां, धोखा भी खूब खाएगा जीवन में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हस्त की। ये 4 चरण है इसके, और इसी नक्षत्र में, यानी हस्त में जो भी ग्रह होगा वो बिल्कुल मजबूत स्थिति वाला ग्रह होगा। अब इस हस्त में आप जानते हैं, हस्त के पहले प्रभाव को आप जान लीजिए। नक्षत्र दशानाथ जो है ये चंद्रमा है, पर इस नक्षत्र के देवता सूर्य हैं। आप जानते हैं अगर चंद्रमा दशानाथ होते हैं तो इसका प्रभाव कुछ मामलों में सूर्य से भी जुड़ा है, क्योंकि देवता उसके अधिष्ठाता देवता हैं। और चंद्रमा का भी प्रभाव विलक्षण मुस्कान वाला, सबसे घुलने मिलने वाला, एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे मिल लेने के बाद आप उसे भुला नहीं सकेंगे, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। दूसरों से धोखा खाएगा पर किसी को धोखा नहीं देगा। निंदा करना उसको बहुत पसंद नहीं है, तड़क भड़क उसे बहुत पसंद नहीं है, पर क्या कहें, जीवन में उतार चढ़ाव उसे खूब देखने को मिलेगा। भाग्य और दुर्भाग्य उसके बड़े ही करीबी मित्र माने जाएंगे। कब आ जाए दरवाजा खटखटाए बिना कह नहीं सकते। जीवन में उसे कोई धोखा भी दे तो उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दे। लेकिन बेहद उच्च कोटि का सलाहकार, ज्ञानवान, बुद्धिमान और व्यवसायी बने तो व्यवसाय में असाधारण सफलता हासिल करे। अब जरा गौर करिए, ये जो अद्भुत व्यक्तित्व मैंने बताया, इस अद्भुत व्यक्तित्व को हम 2 जगहों पर रखते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं बुध के लिए। प्रिय दर्शकों, बुध और चंद्रमा आपस में मित्र ग्रह नहीं है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। बुध और चंद्रमा आपस में मित्र ग्रह नहीं है, लेकिन यहां चंद्रमा के नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में यदि बलवान बुध लग्न में दिखाई पड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि इस व्यक्ति के, जिसकी भी कुंडली में भद्र महापुरुषों का संपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बड़ा ही भव्य और भद्र होगा। मैं कह सकता हूं कि ऐसा व्यक्ति शांत तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में बुध हैं तो उसके नेत्र जो हैं थोड़े चंचल ही होंगे। स्वभाव बहुत शांत नहीं होगा, लेकिन विलक्षण मुस्कान। एक बार आप उससे मिल लीजिए, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। सबकी मदद करने वाला युवराज का स्वभाव ही यही है। दूसरों को धोखा न दे, किसी की निंदा न करे, दिखावा बहुत ज्यादा, क्योंकि दिखावा कौन करता है? दिखावा वो करता है जो पहली बार पाया हो, जो भीतर से भद्र है, भीतर से राजा है। उसे ज्यादा तड़क भड़क नहीं चाहिए। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आती रहेंगी, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। कुल मिलाकर के देखें तो बुध का यहां पर लग्नगत होना अत्यंत श्रेष्ठ होगा। विशेष करके ऐसे जातक के व्यक्तित्व बड़े ही अद्भुत होंगे, बड़े ही अद्भुत। और ऐसा जातक जब किसी का सलाहकार बन जाए, मैं ऐसे ही लोगों को कहा करता हूं कि कोई कंपनी डूब रही हो, ऐसे व्यक्तित्व को खड़ा कर दीजिए, कंपनी जो डूब रही हो वो भी खड़ी हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति अगर व्यवसाय करे तो असाधारण धन अर्जित करेगा, असाधारण व्यापार करेगा।
यह हुआ बुध का सर्वोत्तम प्रभाव। कन्या में लग्नगत बुध सर्वश्रेष्ठ यहां प्रभाव देंगे। यदि हम बात यहीं पर देवगुरु बृहस्पति की करें, जो 2 केंद्रों के स्वामी होकर के अगर बलवान अवस्था में दिग्बली होकर के लग्न में हो, अब देखिए मैं पुनः वही बात दोहराऊंगा कि यहां देवगुरु को केंद्राधिपति दोष लगेगा, लेकिन आप देवगुरु के प्रभाव को जरा समझने का प्रयत्न करिए तो चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु और अद्भुत। ये जो विलक्षण और शांत मुस्कान की चर्चा है वो इसी गुरु की है। एकदम विलक्षण मुस्कान, शांत, एक अद्भुत व्यक्तित्व। देखिए गौर से समझिए तो भद्र बनाएंगे बुध, अब अगर बुध कन्या में हो तो जातक को, लेकिन ये मैनेजमेंट की राशि है। चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति यहां दिखाई पड़ रहे हैं, यानी हस्त में, कि बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। ऐसा जातक उच्च कोटि का विद्वान, ज्ञानवान, सबकी मदद करने वाला, अपने ज्ञान के बदौलत सबकी सहायता करने वाला। इसको धोखा कौन दे सके, और धोखा देने वाला भी शांत नहीं रह सकेगा। यानी धोखा देने वाला भी एक बार सोचेगा ये मैंने क्या किया। जीवन में उत्थान सौभाग्य तो जैसे इसके साथ साथ हो, एक अद्वितीय छवि, एक अद्वितीय शक्ति, एक अद्वितीय क्षमता, अद्भुत। और ईश्वर की तो ऐसी कृपा इसके साथ हो कि जो इसका अहित करे फिर वो बचे कैसे। एक उच्च कोटि का विद्वान, उच्च कोटि का बुद्धिमान, उच्च कोटि का सलाहकार, शिक्षक, नौकरी व्यापार जिस क्षेत्र में हो वहीं पर उच्च कोटि की सफलता हासिल करे। प्रिय दर्शकों, यही अगर हस्त में मैं शुक्र की चर्चा करूं, बहुत अब ध्यान से ये वाला पॉइंट सुनिएगा, ये बहुत अद्भुत पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। नीच राशि में यहां पर शुक्र है, लेकिन अगर ये शुक्र हस्त नक्षत्र अर्थात चंद्रमा के नक्षत्र में है तो बहुत अद्भुत प्रभाव होगा, बेहद अद्भुत। ऐसे जातक विशेषकर अगर स्त्री हो तो कहना ही नहीं, एक विलक्षण खूबसूरती, विलक्षण सुंदरता, अद्भुत सुंदरता स्त्री के लिए। पुरुष भी हो तो वो भी अद्भुत, देखने योग्य। मैं बात कर रहा हूं शुक्र की। लग्नगत शुक्र कोमलता, सुंदरता सब कुछ ला देते हैं। बुध में जो कोमलता सुंदरता नहीं आती वो शुक्र के होने से वो सब कुछ आ जाता है। बुध युवराज है, तो युवराज होने के चलते कुछ हद तक पुरुष और स्त्री दोनों का मिला जुला स्वरूप दिखाई पड़ता है। परंतु अगर शुक्र की बात करें तो कहना ही नहीं, अद्भुत। ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, हालांकि जीवन काल में धोखा भी खूब खाएगा। इसको निंदा सुनने और सुनाने में बड़ा आनंद की अनुभूति इसको होगी। धन धान्य से परिपूर्ण जीवन में हर तरह के सुखों का भोक्ता, भाग्य उससे सदैव 4 कदम आगे चलेगा। यहां नीच राशि में शुक्र होने के बावजूद इनके इतने अद्भुत और उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। सौभाग्य का तो जैसे इसके साथ ऐसा संबंध है कि बस कदम आगे बढ़ाओ, सौभाग्य पीछे पीछे। दिल का साफ, परंतु हां कोई अहित करे तो फिर वो भोगेगा। ऐसे लोग जो भी कार्य करेंगे, जिस क्षेत्र में रह करके काम करेंगे, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, जहां भी होंगे वहीं इनको सफलता मिल जाएगी। कुल मिलाकर के देखें तो ये जो कन्या नीच राशि है शुक्र की, यहां पर अगर हस्त नक्षत्र में चंद्रमा शुक्र है आपकी कुंडली में, तो ये समझ लीजिए कि आपको अद्वितीय अद्भुत भाग्यवान बना रहे हैं। चित्रा, ये मंगल का नक्षत्र है। प्रिय दर्शकों, इसके नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देवता है वो विश्वकर्मा है, और विश्वकर्मा का काम आप जानते हैं क्या है, निर्माण करना। दशानाथ मंगल है, और अब देखा जाए तो इसमें कुछ अद्भुत ही क्षमता है। चित्रा, इस नक्षत्र की जो क्षमता है वो यही है कि आप इसके जल्दबाजी को, आप इसके द्वारा लिए गए निर्णय को हल्के में ले रहे हैं, आप इसको मूर्ख समझ रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए आप गलत हैं, आप स्वयं मूर्ख हैं, क्योंकि आप इसको समझ ही नहीं पाए हैं। ये अपने आप में जन्मजात एक अद्वितीय दैवीय शक्ति को लेकर के जन्मा है। हां, जल्दबाजी की आदत है, गलती भी कई बार कर जाता है, लेकिन आप इसे गलत मत समझिए। ये जो भी निर्णय लेगा वो बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। कमजोरों की मदद करना इसके मन में होगा सदैव। भाई सीधी सी बात है, मंगल इस नक्षत्र के दशानाथ हैं, सेनापति, सबकी मदद करना चाहता है। और जैसा मैंने कहा विश्वकर्मा देवता हैं, फलतः निर्माण हर क्षेत्र में हो सकता है। गृह निर्माण ही नहीं होता, निर्माण तो जीवन के हर क्षेत्र में हम करते हैं। जीवन में रुकावटें, अड़चने खूब आएंगी, परेशानियां खूब आएंगी, पर यह कहां रुकने वाला। व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, सफलता इसको मिलेगी। हाँ, इसके शत्रु बनते रहेंगे,
अप्रत्याशित ढंग से इसको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। पर यही है, फिर वही बात आएगी, दैवीय कृपा, दैवीय सहयोग, वो इससे हमेशा प्राप्त होता रहेगा। बुध, यदि यहीं पर बुध दिखाई पड़े तो अब इस नक्षत्र के 2 चरण हैं। जीवन में संघर्ष तो बना रहेगा, उतार चढ़ाव तो बना ही रहेगा, रुकावटें, परेशानियां आती रहेंगी। हालांकि ऐसा जातक इन परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ने का सदैव प्रयत्न करता रहेगा। सबके लिए इसके मन में, विशेषकर कमजोर के लिए इसके मन में बेहद कोमल भावनाएं होंगी और इसके निर्णय गलत नहीं होंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जरा गौर करिए, नक्षत्र किसका है? दशानाथ कौन है? मंगल। अधिष्ठाता कौन है? विश्वकर्मा। और राशि क्या है? कन्या। अभी अभी जब मैं कह करके हटा हूं कि इस राशि में मैनेजमेंट का गुण है। अब जरा सोचिए कि बुध यहां पर निसंदेह, अब यहां पर जो बुध 2 चरणों में होंगे वो स्थिति उनकी बाल अवस्था की होगी, कमजोर होंगे। लेकिन इसके बावजूद जरा ध्यान से सुनने और समझने की हमें आवश्यकता है कि यहां पर मंगल के नक्षत्र में ऐसे बुध जब होंगे तो ऐसा जातक निसंदेह, क्योंकि पुरुषार्थ भी है उसके अंदर, सामंजस्य का गुण भी है, मैनेजमेंट भी है, तो अब दैवीय शक्ति कौन सी होती है? क्या कोई दूसरी दैवीय शक्ति होती है? यही है वो दैवीय शक्ति। इसको गलत समझने वाले निसंदेह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सबकी मदद करने का जो इसका स्वभाव है वो इसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। और जीवन काल में परेशानियां, बाधाएं, रुकावटें, अड़चने, इसको नीचा दिखाने वाले, इसको रोकने वाले सदैव इसके आसपास रहेंगे। लेकिन वही अप्रत्याशित सफलता, दैवीय कृपा इसको प्राप्त होती ही रहेगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति अगर लग्नगत हैं और चित्रा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में, अब इसे आप जरा समझिए कि बल है तो ज्ञान नहीं, और ज्ञान है तो बल नहीं, और दोनों हो जाए तो अद्भुत। फिर वही बात आती है कि आपने अगर जिसकी कुंडली, अब यहां गौर करिए तो गुरु भी होंगे तो बाल अवस्था के ही होंगे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में गुरु हैं तो समझने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा जातक सचमुच किसी दैवीय शक्ति से युक्त नहीं होगा? इसको हल्के में लेना क्या मूर्खता नहीं कहलाएगी? क्योंकि मंगल के एक तो नक्षत्र में दिग्बली गुरु, ऐसे जातक के जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि हर तरह के सुख, यानी सुख संपन्नता, खूब भाग्य का साथ भी उसे खूब मिलेगा। ऐसा जातक उच्च कोटि का वक्ता होगा। इसको समझना आसान नहीं है। इसको समझने के लिए भी एक शक्ति चाहिए, एक क्षमता चाहिए। अड़चने, परेशानियां कुछ भी इनका नहीं बिगाड़ सकेंगी। यानी गुरु का लग्नगत होना, वो भी चित्रा नक्षत्र में होना, बेहद अद्भुत है। अप्रत्याशित सफलता, अप्रत्याशित शक्ति का साथ, वो शक्ति जो अदृश्य है वो सदैव इसका साथ देगी। और यदि शुक्र हैं इसी नक्षत्र में तो जातक के दांपत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ेगी, कुछ चारित्रिक कमियां भी दिखाई पड़ेंगी। हालांकि भाग्य के मामले में कोई विशेष कमी तो नहीं कही जा सकती, भाग्य का साथ मिलेगा। परंतु जीवन काल में ऐसे जातकों के व्यक्तित्व में एक काम भावना बहुत अधिक, काम भावना से वो बहुत पीड़ित रहेगा। उसके मन में सदैव ये विचार उत्पन्न होते रहेंगे, कामुकता चरम पर होगी। हालांकि धन धान्य के मामले में कहीं कोई संशय नहीं, ऐसे जातक का विवेक भी बड़ा तीव्र होगा, एक अलग ऊर्जा को लिए हुए होगा ऐसा जातक। ऐश्वर्य तो जैसे उसकी चरण चेरी हो, हर तरह के सुखों से संपन्न। कोई इसका बुरा भी करना चाहे, कोई इसका अहित भी करना चाहे तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अड़चने, रुकावटें, परेशानियां जीवन काल में खूब आएंगी, नौकरी हो, व्यवसाय हो, हर क्षेत्र में, परंतु ये धीरे धीरे सफल भी होगा। इसके शत्रु कहीं दूर के नहीं होंगे, शत्रु सब आसपास के लोग ही होंगे, अपने लोग ही होंगे। धोखा इसे बाहरियों से नहीं मिलेगा, धोखा इसे अपनों से मिलेगा। पर वही बात है कि अप्रत्याशित सफलता, दैवीय कृपा, उस दैवीय कृपा के बदौलत ये हर तरह की परेशानियों को, समस्याओं को पार करके पुनः आगे बढ़ जाएगा। प्रिय दर्शकों, गौर से देखिए आप, तो एक हम जब मोटा विश्लेषण करते हैं तो यहां पर नीच राशि में शुक्र है तो उनकी गणना नीच की हो जाती है। गुरु के लिए केंद्राधिपति दोष का हम जिक्र कर लेते हैं, लेकिन नक्षत्र के आधार पर अगर आप गहराई से विश्लेषण करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि यहां पर ग्रह बड़ा ही श्रेष्ठतम व्यक्तित्व जातक का बना रहे हैं, बड़ा ही अद्भुत व्यक्तित्व जातक का बना रहे हैं। पुनः 3 ग्रहों की चर्चा, शनि, राहु, केतु की,
सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में कल होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।